नमस्कार, पब्लिक इंटरेस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं जगविंदर पटियाल। देश में करोड़ों लोग ऐसे हैं जिन्हें बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांग वाली पेंशन मिलती है। केंद्र और राज्य सरकार इसके लिए पैसा देती है, लेकिन क्या सभी लाभार्थियों को यह पैसा मिलता है? कितने जरूरतमंद लोग छूट गए और कितनों को मरने के बाद भी मिलती रही पेंशन? सिग्नेचर स्टोरी में सीएजी की गरीबों को पैसे देने वाली ऑडिट रिपोर्ट की बात होगी। रिपोर्ट तो बिहार सरकार की भी ठीक नहीं चल रही है। आजकल गिरने का खतरा बना हुआ है। नीतीश कुमार एक बार फिर बीजेपी की तरफ पलटी मार सकते हैं। उन्होंने अपने सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। लालू ने विधानसभा स्पीकर से बात की है। हलचल दिल्ली में भी हो रही है। आखिरी फैसला क्या होगा, कॉलिंग कार्ड में यह पता लगाएंगे। बिहार में सियासत के साथ अफसरों के बीच टकराव भी बढ़ गया है। पटना के डीएम ने के पाठक के खिलाफ मुख्य सचिव को चिट्ठी लिख दी है। आपको याद होगा, ठंड में स्कूल खुले रखने का ऑर्डर के पाठक ने दिया था, लेकिन मुजफ्फरपुर और लखीसराय ये दो जिले हैं जहां पर ठंड लगने की वजह से 2 स्कूली बच्चों की मौत हो गई। यानी अफसर लड़ते हैं, बच्चे मरते हैं। बात तो आज मराठा आंदोलन के लीडर मनोज जरांगे की भी करेंगे, जिनकी अगुवाई में लाखों लोग मुंबई की तरफ बढ़ रहे हैं। आरक्षण के मुद्दे पर सरकार से क्या बात होगी? जरांगे मानेंगे या आंदोलन का असर मुंबई पर पड़ेगा? पब्लिक प्लेटफॉर्म में जरांगे का भीड़ वाला रेला दिखाएंगे। बिहार सरकार बचेगी क्या जाएगी? आज सबसे बड़ा पब्लिक इंटरेस्ट यही है। बिहार में नीतीश कुमार एक बार फिर पलटी मार सकते हैं। गुलाटी मारने के आदी हैं। नीतीश कुमार गठबंधन से बाहर निकल सकते हैं और बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना सकते हैं। आज दिन भर इस तरह के सियासी संकेत मिलते भी रहे। आपको आज नीतीश को लेकर सारे अपडेट दिखाने हैं। पटना से दिल्ली तक कैसी हलचल है ये बताएं। उससे पहले नीतीश से जुड़ी ये बड़ी खबरें देख लीजिए आप। अब से थोड़ी देर पहले बिहार बीजेपी के विधायक ज्ञानेंद्र सिंह का बड़ा बयान आया। उन्होंने दावा किया है कि नीतीश कुमार 2 दिन में एनडीए में शामिल हो सकते हैं। यह दावा कर दिया। नीतीश जाएंगे या रहेंगे, इस पर 1-2 दिन में फैसला ले सकते हैं। बड़ी बात यह भी है कि इस सियासी शोरगुल के बीच नीतीश कुमार ने 3 फरवरी तक अपने सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। उन्हें झारखंड में रैली करनी थी, अब उसमें नहीं जाएंगे। इस बीच आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव ने विधानसभा स्पीकर अवध बिहारी चौधरी से बात की है। क्या मात्रा हो गया भाई, बात करनी पड़ गई। दिल्ली में बिहार बीजेपी के बड़े नेता मौजूद हैं। बिहार के मुद्दे पर दिल्ली में बैठकों का दौर चल रहा है। ये गौर से सुनते जाइए अपडेट। अब से थोड़ी देर पहले बीजेपी के प्रभारी विनोद तावड़े ने नित्यानंद राय, सुशील मोदी, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा से मीटिंग की है। अब बिहार बीजेपी के चीफ सम्राट चौधरी अमित शाह से मिलने के लिए पहुंचे हैं। इस बीच बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने केरल का दौरा रद्द कर दिया है। उनका दौरा रद्द हो गया है। बताया यह भी जा रहा है कि बीजेपी और जेडीयू के बीच सीएम शिप को लेकर पेच फंसा हुआ है। नीतीश मुख्यमंत्री पद छोड़ने को राजी नहीं है। वहीं मुख्यमंत्री पद पर खुद बने रहना चाहती है बीजेपी। उनको चाहता है अब हमारे हिस्से आना चाहिए मुख्यमंत्री का पद, ये बीजेपी को लगता है। सीएम के लिए महिला पर दांव लगा सकती है बीजेपी। इसके लिए पूर्व डिप्टी सीएम रेणु देवी के नाम पर चर्चा भी तेज हो गई है। तो ये वो सारे अपडेट्स हैं जो अब तक बिहार के सियासी घटनाक्रम को लेकर हो रहे हैं। राजनीति में ना कोई किसी का दोस्त होता है, ना कोई किसी का दुश्मन होता है। कई नेताओं ने अपने बारे में ये बातें कही भी हैं और आप तौर पर आप ये बात सुनते भी होंगे। लेकिन सियासत के फलसफे को नीतीश कुमार से बेहतर शायद कोई भी इस्तेमाल करना नहीं जानता। पाला बदलकर पॉलिटिक्स की सबसे बड़ी पहचान बन चुके नीतीश कुमार का मन एक बार फिर डोलने लगा है। बिहार का नया फार्मूला क्या दिल्ली से ही निकलेगा? नीतीश कुमार आज परिवारवाद पर चोट भी करते हैं और उन्हीं परिवारवादियों के भरोसे सरकार भी चला रहे हैं। नीतीश जी टाइट हुए, परिवारवाद पे हमला किया। ये 6-5 का खेल चल रहा है। कोई बैठक नहीं, कहीं कोई बैठक करना तो पार्टियों का काम है। बिहार की राजनीति में एक बार फिर बदलाव की बयार बहने लगी है, क्योंकि जैसी आशंका जताई जा रही थी बिहार में फिर से
वैसा ही कुछ हो रहा है। नीतीश कुमार फिर से पलटी मारने की तैयारी में है। पटना में बैठकों का दौर शुरू हो गया है। सीएम आवास पर जेडीयू नेताओं की मीटिंग हुई। लालू और राबड़ी के घर पर आरजेडी की हलचल बढ़ गई। लेकिन जेडीयू और आरजेडी दोनों के ही नेताओं का कहना है कि बिहार में सब कुछ ओके है। बिहार में कुछ जो व्याकुलता की गोटियां खा रखे हैं, वो हर उन चीजों को अलग से व्याख्या करने की कोशिश करते हैं। कोई बैठक नहीं, कहीं कोई बैठक, प्रतिदिन जो दिनचर्या है, जो लोग आना है, जिन लोग का जाना है, वो आते रहेंगे, जाते रहेंगे, कार्यक्रम होते रहेंगे। अब सरकार में अभी ठीक है, तब तो जा रहे झंडा फहराने। बीजेपी के लोगों ने दिल्ली में बैठक बुला ली है सब लोग। अरे बैठक करना तो पार्टियों का काम है। दोनों दलों के नेता भले ही कुछ भी साफ साफ बोलने से बच रहे हैं, लेकिन बिहार में सरकार और गठबंधन दोनों में गड़बड़ी की खबरें पहले से ही सामने आ चुकी हैं। एक खबर दिल्ली से सामने आ गई कि बिहार को लेकर दिल्ली में बीजेपी ने हाई लेवल मीटिंग की। 3 घंटे लंबी इस बैठक में खुद प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद थे। इस बैठक के बाद आज ही बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी और जेडीयू के सीनियर नेता केसी त्यागी एक साथ पटना से दिल्ली रवाना हुए। जब हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व ने दरवाजा बंद रखा है तो हम खोलने वाले कौन होते हैं? नीतीश कुमार जी अब बिहार को बर्बाद कर रहे हैं। मैं देखिए, वो वस्त्र के तरह पार्टियां बदले हैं। नीतीश जी का तो कभी कोई विचारधारा रहा नहीं है। लेकिन सीट बंटवारे पर गठबंधन में सिर्फ अव्वल और आरजेडी की तरफ से बढ़ते दबाव की खबरों के बीच कर्पूरी ठाकुर की जन्म शताब्दी समारोह में परिवारवाद को लेकर नीतीश कुमार के बयान ने सिग्नल दे दिया कि आरजेडी और जेडीयू के बीच सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। आजकल तो बहुत लोग अपने परिवार को बढ़ाते रहता है। हमने भी अपने किसी परिवार को आज तक नहीं बढ़ाया है, यह पक्का जान लीजिए। हम और लोगों को बढ़ावा देते हैं। इसी बयान के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर आज लालू यादव की बेटी रोहिणी यादव ने टिप्पणी की। बिहार की राजनीति में जारी बवंडर को इस टिप्पणी ने और बढ़ा दिया। रोहिणी यादव ने सोशल साइट एक्स पर एक के बाद एक 3 पोस्ट किए। खीज जताए क्या होगा जब हुआ ना कोई अपना योग्य, विधि का विधान कौन टाले जब खुद की नियत में ही हो खोट। अक्सर कुछ लोग अपनी कमियां नहीं देख पाते हैं, लेकिन किसी दूसरे पर कीचड़ उछालने को करते रहते हैं बदतमीजियां। रोहिणी यादव के इन 3 पोस्ट से जब नीतीश नाराज हुए तो रोहिणी ने 3 पोस्ट डिलीट कर दी। लेकिन बिहार में उठ रहे बवंडर पर इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला, क्योंकि नीतीश कुमार ने एक तरफ जेडीयू के सभी विधायकों को पटना तलब कर लिया है और 3 फरवरी तक अपने सभी कार्यक्रम भी रद्द कर दिए हैं। यानी नीतीश ना तो राहुल गांधी की यात्रा में शामिल होंगे, ना ही झारखंड में रैली करेंगे। नीतीश कुमार ने कब कब पलटी मारी, अब ये आपको बताता हूं मैं सिलसिलेवार तरीके से। 2013 में नीतीश कुमार ने एनडीए का साथ पकड़ा, इसलिए उन्होंने बाद में एनडीए को छोड़ा क्योंकि बीजेपी ने मोदी को पीएम कैंडिडेट घोषित कर दिया था। 2014 आ जाइए, 2014 में जेडीयू के खाते में सिर्फ 2 लोकसभा की सीटें आई। नीतीश कुमार ने फिर पाला बदला, लालू से याराना जोड़ लिया। 2015 में लालू के साथ मिलकर ही विधानसभा का चुनाव लड़ा। नीतीश सीएम बने और तेजस्वी डेप्यूटी सीएम, लेकिन 20 महीने बाद ही दोनों में खटपट शुरू हो गई। 2017 में नीतीश ने अचानक सीएम पद से इस्तीफा दे दिया और सरकार गिर गई। नीतीश ने फिर बीजेपी का हाथ पकड़ लिया। 2022 की बात सुन लीजिए, अब नीतीश का मन फिर डोल गया। बीजेपी से नाता तोड़कर फिर आरजेडी की मदद से चीफ मिनिस्टर बन गए। गजब बात है। मजेदार बात क्या है अब इसमें? मजेदार बात यह है कि नीतीश से हर कोई धोखा खाना चाहता है। जिसे भी छोड़कर जाते हैं, अगर दोबारा उसका साथ पकड़ने की कोशिश करते हैं तो वो साथ मिल भी जाता है। दोबारा उनके पुराने सहयोगी को आने में धोखा खाने के बावजूद कोई दिक्कत नहीं होती। बीजेपी और लालू की आरजेडी इसकी मिसाल है। वैसे नीतीश की सियासत की एक और खास बात है, वो कुर्मी समुदाय से आते हैं और बिहार में कुर्मी के 2-4% वोट होंगे मुश्किल से। फिर भी नीतीश कुमार बिहार की पॉलिटिक्स में सबसे बड़ी पोस्ट पर बरसों से बने हुए हैं। बड़े बड़े वोट बैंक वाले भी उनके बिना बिहार में सफल पॉलिटिक्स कर नहीं सकते।
देखिए, नीतीश कुमार एक पुराने राजनेता हैं, लंबे समय वो सीएम रहे कई बार, लेकिन उनके साथ, उनके जीवन के साथ, उनके राजनीतिक करियर के साथ एक चीज़ जुड़ी रही कि वो कभी आरजेडी के साथ, कभी बीजेपी के साथ सत्ता में रहे। वो खुद कुर्मी बिरादरी से आते हैं और ईबीसी के लिए उन्होंने काम किया है, तो ये 2 वोट बैंक उनके इंटैक्ट वोट बैंक है, लेकिन ये नाकाफ़ी हैं उनको सत्ता में लाने के लिए। तो जब वो आरजेडी के साथ जाते हैं तो मुस्लिम यादव वोट बैंक के साथ क्लिंक करके सत्ता में जाते हैं, और जब बीजेपी के साथ आते हैं तो नरेंद्र मोदी का बड़ा वोट बैंक और जो बीजेपी का अपना एक राष्ट्रवाद से जुड़ा, हिंदुत्व से जुड़ा जो वोट बैंक है वो उनके साथ आता है। नीतीश कुमार मौके पर चौका लगाने में माहिर हैं। शुरुआती दौर में नीतीश, लालू, रामविलास पासवान एक ही नाव में सवार थे, लेकिन वक्त के साथ साथ नीतीश की सियासी नाव के खेवनहार भी बदलते रहे। 1994 तक नीतीश कुमार जनता दल में रहे। उसी साल नीतीश ने जनता दल और लालू यादव से अलग होकर जॉर्ज फर्नांडिस के साथ समता पार्टी बनाई। 1996 में समता पार्टी ने बीजेपी से गठबंधन कर लिया। 2003 में नीतीश, जॉर्ज और शरद यादव ने मिलकर जनता दल यूनाइटेड बनाया, लेकिन आगे जाकर पार्टी में वर्चस्व को लेकर जॉर्ज और नीतीश में तनातनी बढ़ गई। 2005 में नीतीश कुमार बिहार में बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई। 2009 में लोकसभा चुनाव में नीतीश ने जॉर्ज फर्नांडिस का टिकट ही काट दिया। जॉर्ज फर्नांडिस को नीतीश ने पार्टी में साइडलाइन कर दिया और लोकसभा चुनाव में 20 सीटें जीतने के बाद नीतीश का कद और बड़ा हो गया। चार फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार जाने वाले हैं। बेतिया में उनकी रैली होगी और थोड़ी देर पहले हमने बताया कि नीतीश कुमार 3 फरवरी वाली अपनी रैली रद्द कर चुके हैं। तो क्या यह संभव है कि मोदी के मंच पर नीतीश दिख जाएं? कुल मिलाकर सारे सिग्नल यही हैं कि बिहार की राजनीति में एक बार फिर कुछ बड़ा होने जा रहा है और बहुत जल्द होने वाला है। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न के ऐलान के बाद से ही इसके संकेत मजबूत हो गए थे। अब नीतीश का अगला कदम क्या होगा? बिहार में सरकार बदलेगी या बरकरार रहेगी? बिहार में जो भी होगा, पब्लिक इंटरेस्ट में हर खबर हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। सियासत के इस खेल में बिहार सरकार के 2 IAS अफसर भी लड़ रहे हैं। स्कूलों की छुट्टी पर छिड़ी महाभारत और बढ़ गई है। तेज तर्रार IAS अफसर के पाठक के खिलाफ पटना के डीएम ने नया मोर्चा खोला। बिहार के चीफ सेक्रेटरी को चिट्ठी लिख दी। के पाठक ने सर्दी की छुट्टी रद्द करने का जो ऑर्डर दिया है, उस पर पटना के डीएम ने चीफ सेक्रेटरी से दखल देने की मांग की है। लेकिन अफसरों की इस लड़ाई में 2 स्कूली बच्चों की मौत हो जाने से मामला और गंभीर हो गया है। पिछले 24 घंटे में ठंड के कारण मुजफ्फरपुर और लखीसराय में 2 स्कूलों में 2 स्कूली बच्चों की ठंड से मौत हो गई। अब ठंड की छुट्टी का यह मामला इसलिए और गर्म हो रहा है। बिहार के अफसरों में अगर रत्ती भर गैरत बची हो, थोड़ी सी भी इंसानियत जिंदा हो, तो आंखें खोलिए। जनाब देखिए, समझिए, महसूस कीजिए और जवाब भी दीजिए। क्योंकि ताकत का अहंकार मुजफ्फरपुर, लखीसराय के इन घरों पर कहर बनकर टूटा है। जानते हैं मुजफ्फरपुर के टीन और खपरेल के बने इस घर में क्या हुआ है? ये माँ क्यों बेसुध पड़ी है? क्यों इसका चेहरा पीला पड़ चुका है? और क्यों पड़ोसी लाचार माँ को ढाढ़स बंधा रहा है? ये फोटो इसी माँ के लगते जिगर का है। उम्र 12 साल, नाम कुर्बान था। सीएम नीतीश कुमार के 2 अफसरों के लेटर वॉर में जान की कुर्बानी मासूम कुर्बान को देनी पड़ी। पढ़े गेल है ठंडा से ना अब मुँह बाथरूम हो गया, पेट में। 12 साल का कुर्बान जिले के इसी रामदास मझोली मिडिल स्कूल में पढ़ता था। ठंड से ठिठुरते लोग गवाह हैं। मुजफ्फरपुर में पारा खून जमाने वाला है। कुर्बान उस रोज भी स्कूल गया। ठंड बर्दाश्त नहीं हुई, सांसें रुक गई। बाकी का सच स्कूल के टीचर खुद बता रहे हैं। विद्यालय आया है और उसको ठंडा लग रहा था, वो थरथरा रहा था।
हम लोग कहें कि जाओ तुम घर पर जाओ और कपड़ा उपड़ा पहन लेना, टोपी पहन लेना। उसके बाद वो लगभग 10-10:15 में वहाँ से चल दिया है। आने के बाद घर पर आया है तो लगभग 2 बजे सूचना मिला है कि बच्चा डेथ कर गया। ठंड लगने की वजह से ये घटना लगने की वजह से उनकी माँ बता रहे है कोई जवाब बिहार के तेज तर्रार IAS अफसर के पाठक साहब के पास? छुट्टियों पर चिट्ठियों की जंग जिंदगी छीन सकती है। नतीजा देखा आपने। वैसे देख तो सब कुछ मुजफ्फरपुर के DM प्रणव कुमार भी रहे हैं। ठंड जानलेवा है, लेकिन छुट्टी वाले झमेले में फंसना नहीं चाहते। इसीलिए कह रहे हैं लोग अपनी जान के जिम्मेदार खुद हैं। जो शीतलहर की स्थिति है और ठंड है, इसको लेकर के आज आपदा की तरफ से हम लोगों ने, आपदा प्रबंधन की तरफ से डायरेक्शन जारी किया है कि गर्मी में रहें, गर्म कपड़े पहने, आवश्यकता न हो तो बाहर न निकलें, यदि आवश्यकता ज्यादा है तो जरूर ऊनी कपड़े पहन कर निकलें। और विशेष रूप से बुजुर्गों और बच्चों को यह सलाह है। मुजफ्फरपुर को मौला बचाए, लखीसराय में भी ठंड ने किस मासूम की सांसें छीनी, ये बताएं। उससे पहले जरा इस लेटर पर गौर कीजिए। के पाठक और DM चंद्रशेखर के लेटर वॉर में ये ताजा सबूत है। पटना के DM चंद्रशेखर सिंह ने के पाठक के बॉस और बिहार के मुख्य सचिव आमिर सुबहानी को एक चिट्ठी लिखी है। महाशय, सादर सूचित करना चाहते हैं कि पटना जिले में शीतलहर और कम तापमान की वजह से बच्चों के स्वास्थ्य और जीवन पर खतरा की संभावना है। इसीलिए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत पटना के सभी सरकारी और निजी स्कूलों, कोचिंग सेंटर्स की छुट्टी 25 जनवरी तक विस्तारित कर दी गई है। लेकिन शिक्षा विभाग ने पटना शिक्षा विभाग को विद्यालयों को खोलने के निर्देश दिए हैं। अनुरोध है मामले में हस्तक्षेप कर समाधान करने की कृपा करें। बिहार में अफसर लड़ रहे हैं और बच्चे ठंड से मर रहे हैं। मुजफ्फरपुर से 144 किलोमीटर दूर लखीसराय में भी ठंड ने एक बच्चे की जान ले ली। चिट्ठी की चिंगारी से अहम को हवा देते बिहार के अफसर इस मां को क्या जवाब देंगे? ये मां बेटे के वियोग में तड़प रही है, दहाड़ मार मार कर रो रही है। अरे कपड़ा मतलब स्वेटर वगैरह नहीं था क्या? ये तस्वीर 7 साल के रणवीर की है। रणवीर चुनचुन मंडल के श्री घना प्राथमिक स्कूल में पढ़ता था। ठंड बड़ों से बर्दाश्त नहीं हो रही। 7 साल का रणवीर उसे कैसे बर्दाश्त करता? बच्चे ने ठंड में दम तोड़ दिया। अरे कपड़ा। इधर रणवीर ने दम तोड़ा, उधर प्रशासन की नींद टूटी। श्रीगना गांव में मौका मुआयना करते ये लखीसराय के DM अमरेंद्र कुमार हैं। परिवार से भी मिले, संतावना दी। ठंड जानलेवा है तो DM साहब क्यों स्कूलों में छुट्टी नहीं कर देते आप? सूचना मिली थी कि एक छात्र की तबीयत खराब हो गई थी स्कूल में, बाद में उसका डेथ हो गया। क्या मदद हम कर सकते हैं उसमें? सर ठंड से मौत हो रही है, स्कूल खुला है, ऐसे में क्या लग रहा है कौन जिम्मेवार है? तो जिम्मेवारी का निर्धारण तो मैं नहीं कर सकता हूँ, ये उच्च स्तर की बात है। का फिलहाल जो निर्देश है उसको हम लोगों ने फॉलो किया। DM साहब, आपके भी बच्चे होंगे, आगे से कोई बच्चा इस तरह से ठंड में ना मरे, किसी माँ की कोख न उजड़े, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कौन जवाब देगा? अफसर आगे आएंगे या लड़ाई में बिहार के और चिराग यूं ही बुझते जाएंगे? DM साहब, अपनी कलम की ताकत दिखाने का वक्त आ चुका है, जरा सोचिए। एक तरफ अफसरों की अदालत और दूसरी तरफ बच्चों की मौत का मुद्दा। ठंड के बीच पॉलिटिक्स पारा तो गरमाना ही था। दो नौकरशाहों की लड़ाई बिहार राजनीति को नए मोड़ पर ले गई है। जैसे अफसर लड़ रहे हैं वैसे ही नेता भी लड़ रहे हैं। ठंड से बच्चों की मौत हो रही है, आज DM और प्रधान सचिव में टकराहट हो रही है। यही तो घोर अराजकता है। शिक्षा व्यवस्था सुधरे, पढ़ाई हो, ये चाहता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारे बच्चे का जिंदगी को दांव पर लगा दें। आज उसके परिवार के जो भविष्य खत्म हो गया, उसको तो मुआवजा तो देना ही पड़ेगा। बच्चों की मौत की जो खबर सामने आई है अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। मौत कहीं भी होती है, अति दुखदायी होती है।
शब्दों में इसको बयां नहीं किया जा सकता है। पीड़ित परिवारजनों के साथ हमारी संवेदनाएं। मौत के क्या कारण है यह तो जांच उपरांत स्पष्ट हो पाएंगे। और जहां तक इस विवाद का सवाल है, देखिए हर किसी का अपना अधिकार क्षेत्र होता है। अभी अभी पाठक साहब की एक और नई चिट्ठी आ गई है जिसमें उन्होंने लिखा है, पहली से लेकर 8वीं क्लास तक समय बदला जा सकता है अगर सर्दी के कारण बदलना है, वो भी 29 जनवरी तक ही। लेकिन 9वीं से 12वीं क्लास तक के लिए कोई समय ना बदला जाए क्योंकि बच्चों के बोर्ड एग्जाम का मसला है। इस बीच ठंड में बच्चों की मौत के बाद अफसरों के झगड़े और छुट्टी का मसला कोर्ट पहुंच गया है। मुजफ्फरपुर अदालत में इस पर 3 फरवरी को अब सुनवाई होगी। पब्लिक इंटरेस्ट में अब देश के उन लाखों करोड़ों लोगों की बात करनी है जो हैंड टू माउथ हैं, जो बिलो पॉवर्टी लाइन में हैं, यानी गरीबी रेखा के नीचे आते हैं, जिनके पास ना जॉब है ना कोई परमानेंट धंधा। केंद्र और राज्य की सरकारों ने ऐसे लोगों के लिए कई योजनाएं चलाई हैं, जैसे वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांगता पेंशन और नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम। लेकिन क्या इन करोड़ों लोगों को वक्त पर पेंशन मिलती है? क्या इन सभी लाभार्थियों के खाते में पैसा सीधा ट्रांसफर हो रहा है? क्या इनके हक का पैसा सरकार की तिजोरियों में बंद पड़ा है? कहीं ऐसा तो नहीं इनके हिस्से का पैसा किसी और योजना में लग रहा है डाइवर्ट होकर? क्या लाभार्थियों के अलावा दूसरों को भी पेंशन का पैसा बंट गया? अगर हां तो कैसे, किसने बांटा, किन किन राज्यों में ऐसे हुआ? आज सारे सवालों के जवाब आपको देंगे। और यह तफ्तीश हमारी नहीं है, खुद सरकारी योजनाओं की जांच करने वाली संस्था CAG की है। उसकी ऑडिट रिपोर्ट है जिसको संसद में पेश भी किया जा चुका है। आर्थिक सहायता देने वाली योजनाओं में वित्तीय गड़बड़ियों का बड़ा ब्यौरा मिला है। पेश करते हैं इस रिपोर्ट की सारी डिटेल्ड झांकी। आंखें पथरा गई, घर तक जाना है मगर 10 कदम का ये सफर भी बहुत दूर लगता है। बदन पर कपड़े तो हैं, लेकिन सिर पर छत के नाम पर एक टूटी फूटी झोपड़ी है। सरकार ने वादा किया था बुजुर्ग पेंशन दी जाएगी, लेकिन 4 साल हो गए यूपी के पीलीभीत में रहने वाले 74 साल के ओम प्रकाश और उनकी पत्नी रामवती को पेंशन नहीं मिली। आज गुजर बसर कर रहा है भाई को, सरकार पेंशन वगैरह भी नहीं मिल रही, 60 नाला मिल रही, वो भी ना मिल रही। सबको दे रहा, हमें ना मिला। नीतीश कुमार किधर जाएंगे, इधर या उधर, इसे लेकर बिहार में खूब हलचल है। सुशासन बाबू सुर्खियों में है, सारा ध्यान सीएम साहब के अगले कदम पर है। लेकिन इसी सूबे में जो जरूरतमंद भी हैं, जिनके कदमों की तरफ सरकारी बाबू का ध्यान नहीं जाता, जो अपने पैरों पर ठीक से चल नहीं पाते, उम्र निकल गई सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटते काटते। लेकिन विकलांग योजना का पैसा अभी तक नहीं मिला। वैसे तो पेंशन 18 साल से ऊपर मिलना शुरू हो जाती है, लेकिन नवादा के रहने वाले गौतम 30 साल के हो गए। ना तो विकलांग कोटे वाली ट्राईसाइकिल मिली, ना ही विकलांगता पेंशन के 400 रुपए। बिहार सरकार और राज्य सरकार का जो भी दिया जाता है लाभ विकलांग को, वो कोई भी लाभ मुझे नहीं मिल रहा है। बहुत बार आवेदन दिया है, लेकिन बार बार टाला दिया जा रहा है। कहता है हर बार की आवेदन नया दीजिए। भोपाल से 17 किलोमीटर दूर कुआखेड़ा गांव है। 65 साल की धापूबाई इस उम्र में भी मेहनत मजदूरी करती हैं। क्या करें, मजबूरी है, क्योंकि पेंशन तो मिलती नहीं। यही हाल बिस्तर पर लेटे अचमल सिंह का है। दिव्यांग है, पांव काम नहीं करता। सरकार से हक की पेंशन चाहते हैं, मगर सुनता कोई नहीं। तो केंद्र सरकार की योजना चल रही वृद्धा पेंशन, उसका लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है। फॉर्म भरा था आपने? भरा था। अच्छा,
तो क्या कह रहा है पंचायत वाले? कहने लगे कि मिलेगा मिलेगा मिलेगा, जे बोल रहा है बस। कुछ लाभ नहीं मिल रहा है, कुछ भी। अच्छा। हाँ, कागज भी पंचायत में कराया जमा, कुछ भी नहीं हो रहा लाभ आज तक। ये टूटी टपरिया है। अच्छा, हाँ, कोठी भी आई थी, कोठी भी नहीं दे रहे हैं। कोठी भी 1 साल से ऊपर हो गई, जबकि आई नाम मगर नहीं आई कोठी भी। फिर कौन कमाता है? कोई नहीं कमा रहा भैया, पड़े आप बस खटिया पे। ऐसे एक दो नहीं, देश में हजारों लोग हैं जिन्हें पेंशन का लाभ नहीं मिला। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत इन्हीं सारी अनियमितताओं का, गड़बड़ियों का सीएजी ने अपनी ऑडिट रिपोर्ट में बखूबी जिक्र किया है। 2017 से 2021 की ये रिपोर्ट राज्यों को दिए फंड्स के आधार पर तैयार की गई है। पहले इसकी मोटी मोटी बातें समझ लीजिए। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम यानी NSAP के तहत केंद्र सरकार राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन स्कीम, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन स्कीम, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांगता पेंशन स्कीम और राष्ट्रीय परिवार हित लाभ योजना चलाती है। 2017 से 2021 तक 4 करोड़ 65 लाख लोगों ने बुजुर्ग, विधवा, दिव्यांगता जैसी पेंशन योजनाओं का लाभ लिया। 4 साल में इन योजनाओं के लिए केंद्र सरकार ने 34,000 करोड़ 432 रुपए, जबकि राज्यों ने इन योजनाओं पर 1.09 लाख करोड़ रुपए खर्च किए। रिपोर्ट कहती है इतना पैसा खर्च किए जाने के बावजूद अब भी हजारों लोग ऐसे हैं जिन्हें इसका लाभ नहीं मिला। सवाल है, क्यों राज्य सरकारों को जो पैसा दिया गया वो कहां और कैसे खर्च कर दिया गया? ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक कुछ राज्यों ने नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम ठीक ढंग से लागू ही नहीं की। सरकार से फंड मिलने के बावजूद राज्य सरकारों की तरफ से ये पैसा बांटने में देरी की गई। योजना के प्रचार और प्रसार के लिए जो 2 करोड़ 83 लाख रुपए रखे गए थे, उसे दूसरी योजनाओं की कैंपेनिंग में खर्च कर दिया गया। करीब 58 करोड़ का आर्थिक सहायता वाली योजनाओं वाला फंड राज्य सरकारों ने दूसरी योजनाओं में डाइवर्ट कर दिया। परेशानी इस बात की भी है कि इस योजना के तहत करीब 19 करोड़ रुपए राज्य सरकारों ने खर्च ही नहीं किए। ये जस के तस पड़े रहे और इनकी तरफ किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। भारत सरकार की जो मंत्रालय हैं अलग अलग, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, रूरल डेवलपमेंट हो या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो, इन मंत्रालय से धनराशि प्राप्त होती है, वो एक ख़ास पर्पज़ के लिए होती है और उसी जिस पर्पज़ के लिए दिया गया है पैसा, वहीं खर्चा होना चाहिए उसमें। लेकिन कई राज्य गड़बड़ करती हैं और उस पैसे को खर्च नहीं कर पाती हैं। बहुत सारी इसमें दिक्कतें आती हैं। तो अलग अलग राज्यों की अलग अलग स्थिति है, जिसकी वजह से ये पैसा अक्सर खर्चा नहीं होता या फिर गलत जगह पहुंच जाता है। इसकी वजह से कई बार पेंशन पाने वालों को दिक्कत का सामना करना पड़ा। कईयों की तो पेंशन शुरू ही नहीं हो पाई। इसका असर 70 साल की कैलाशो देवी जैसे लोगों पर पड़ा। पति 5 साल पहले गुजर गए, लेकिन अभी तक ना तो विधवा पेंशन मिली और ना ही बुजुर्गों वाली। यही दर्द 50 साल की सुषमा का भी है। 2010 में पति चल बसे, मगर विधवा पेंशन का लाभ इन्हें भी अभी तक नहीं मिला। कहीं ना बंधी, एक आया और कह के और चला गया, पता ना किसकी कैसे बन जाए। हमारे तो अब लोग ही ना बंधे। कहीं तो वो तो सही, पर कोशिश ही न करी, किसी ने साथ ही न दिया। भैया कभी किसी से ले लिया, कभी किसी से, ऐसे ही घर का गुजारा करा। जिन योजनाओं का जिक्र मैंने किया उनमें केंद्र सरकार का एक फिक्स्ड अमाउंट रहता है, जबकि राज्य अपनी मर्जी से पैसा खर्च करते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि कहीं पर बुजुर्ग पेंशन 1000 रुपया होती है तो किसी दूसरे राज्य में 1200 रुपया, कहीं विधवा पेंशन 500 रुपये होती है तो कहीं पर 600 रुपया। लेकिन इन योजनाओं को लेकर इस ऑडिट रिपोर्ट में गड़बड़ियां और भी पकड़ी गई हैं। 2103 ऐसे लोग मिले हैं जिनकी मृत्यु के बाद भी उनके खाते में पेंशन का पैसा जाता रहा, यानी मुर्दों के नाम पर भी 2 करोड़ रुपए का फंड बांट दिया गया। जिनकी उम्र 60 साल से कम थी उन्हें भी 30 करोड़ रुपए से ज्यादा की वृद्धावस्था पेंशन दे दी गई। 14 राज्यों में 57,394 ऐसे लोग मिले। 17 राज्यों में विधवा पेंशन योजना में गड़बड़ी मिली है। यहां 40 साल से कम उम्र वाली 38,540 महिलाओं को 26 करोड़ 45 लाख रुपए का भुगतान कर दिया गया। राष्ट्रीय दिव्यांगता पेंशन में भी अनियमितता दिखी। 12 राज्यों में उन 5,380 लोगों को 4 करोड़ 36 लाख रुपए बांट दिए गए जिनकी उम्र 18 साल से भी कम थी। नियम कहता है
पेंशन 18 साल से ऊपर वाले को मिलेगी। वहीं 21,322 लोग ऐसे मिले हैं जो पेंशन पाने वाले 80% दिव्यांगता के पैमाने में आते ही नहीं थे। फिर भी 16 राज्यों में इन लोगों को 15 करोड़ 11 लाख रुपए बांट दिए गए। 15 राज्यों में 2,43,286 लोग ऐसे भी मिले जिन्हें निर्धारित पेंशन से कम पैसा मिला। यह रकम 42 करोड़ 85 लाख रुपए बनती है, जबकि 14 राज्यों में 2,243 लोगों को 3.5 करोड़ रुपए की ओवर पेमेंट कर दी गई, यानी जितना मिलना था उससे ज्यादा दे दिया। 10 राज्य ऐसे थे जिनमें 6 करोड़ रुपए गैर जरूरी चीजों पर खर्च कर दिए गए। ये NSAP का सीधा उल्लंघन है। वहीं 11 राज्य ऐसे हैं जहां 92,602 लाभार्थियों को वक्त पर पेंशन ही नहीं मिली। ऐसी दिक्कतें आखिर आती क्यों हैं? कौन विकलांग है, कौन 60 साल के ऊपर है, और जो कंडीशंस हैं कि 60 साल के ऊपर हों और गरीब हों, इन सब को पूरा करना कई राज्यों के लिए थोड़ा मुश्किल पड़ता है और वो समय से पूरा नहीं कर पाते, जिसकी वजह से जो पेंशन का अमाउंट है बहुत कम होते हुए भी नहीं मिल पाता, या फिर गलत सिलेक्शन कर लेते हैं। जो आदमी 60 साल के नीचे है उसको रिश्वत देकर वो अपना नाम उसमें ऐड करा लेते हैं लिस्ट में। तो इस प्रकार से समस्याएं हैं। फिर एक बात ये भी है कि राज्य सरकारों को चाहिए कि योजनाओं का इवैल्यूएशन करें। अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में जो इवैल्यूएशन की मैकेनिज्म है बहुत ही ख़राब है, बहुत ही पिछड़ी हुई है। तो जो अधिकारी बहुत ही ख़राब हैं, जिन्होंने कभी अच्छा तक काम नहीं किया, उनको वहाँ भेज देते हैं एज ए पनिशमेंट। वो बिल्कुल काम नहीं करते, जिसकी वजह से इन योजनाओं को जो इवैल्यूएशन होना चाहिए वो 4, 5, 7 साल के बाद जब CAG इवैल्यूएट करता है तभी मालूम पड़ता है कि क्या बात हुई। चाहे केंद्र की सरकार हो या किसी राज्य की, गरीबों, मजलूमों और जरूरतमंद की मदद हर हाल में करनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन हमें सिर्फ इतना कहना है कि आप बस उतनी ही योजनाएं चलाइए जिनको लागू करने में कोई परेशानी ना हो और इनके जरिए आर्थिक लाभ पाने वाले जरूरतमंदों की माली हालत पटरी पर आ जाए। 2 वक्त की वो रोटी चैन से खा सके, अपने बच्चों को पाल सके, उनको पढ़ा लिखा सके। अगर हर सरकार अपने अपने वोट बैंक के हिसाब से नई नई स्कीमें लागू करने लगेगी तो फिर उनके मायने बदल जाते हैं और गरीब के रास्ते में ही कई तरह की सरकारी अड़चनें खड़ी हो जाती हैं उनका लाभ लेने के लिए। लिहाजा सभी लाभार्थियों को बहुतायात योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता। हम कहना यह भी चाहते हैं कि 10 रुपए हाथ में हैं तो दान 12 रुपए का मत कीजिए। बाकी सरकार और सरकार चलाने वालों को इतनी समझ तो रहती है कि कौन सी योजना वास्तव में फायदेमंद है और कौन सी पब्लिसिटी के लिए। फोकस जरूरतमंदों की मदद करने का है, तो योजना की पाई उसके खाते तक पहुंचे, यह सुनिश्चित करना भी आप ही लोगों का फर्ज है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई जाम होने वाली है। माया नगरी की 45 लाख से ज्यादा गाड़ियों पर ब्रेक लग सकते हैं, उनके पहिए रुक सकते हैं, क्योंकि मराठा समुदाय का जनसैलाब मुंबई की तरफ बढ़ रहा है। मराठाओं को कुणबी समाज में शामिल करने और OBC कैटेगरी का दर्जा देने को लेकर एक आंदोलन छेड़ा गया है और आंदोलन की अगुवाई कर रहे हैं मनोज जरांगे पाटिल। वही मनोज जरांगे जो कुछ दिन पहले मराठा आरक्षण को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे थे। महाराष्ट्र की सड़कों पर जन सैलाब उमड़ा है। जहां तक आपकी नजर जाएगी मराठा आंदोलनकारियों की भीड़ वहीं तक नजर आएगी। इतनी ज्यादा भीड़ शायद आपने कभी बड़े बड़े नेताओं के पीछे भी चलती नहीं देखी होगी। और इसी भीड़ के बीचों बीच सफेद कपड़ों में भगवा पटका डाले ये मनोज जरांगे पाटिल हैं। महाराष्ट्र की कुल आबादी 33% यानी करीब 4 करोड़ लोगों के हक की लड़ाई के लिए मनोज जरांगे पाटिल मुंबई के आजाद मैदान की तरफ कूच कर रहे हैं। 20 जनवरी को महाराष्ट्र के जालना जिले में अंतरवाली सराटी से मराठा आंदोलन की दोबारा शुरुआत हुई थी। आज आंदोलनकारी नवी मुंबई में पहुंच गए हैं और कल यानी 26 जनवरी को आजाद मैदान पहुंचकर
अनिश्चित काल के लिए आंदोलन को आगे बढ़ाया जाएगा। ये बम्बई हमारी है, किसी के बाप की जागीर नहीं है। हम पूरे बम्बई में घुसेंगे। उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज की शपथ ली है, उनका हमें कहना है कि उनका आरक्षण दीजिए, हम मुंबई में नहीं आएंगे। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जिसके पीछे भीड़ है, जिसकी एक आवाज पर लाखों लोगों ने मराठा आंदोलन का झंडा उठा लिया, न सर्दी देखी न गर्मी। मराठाओं के योद्धा मनोज जरांगे पाटिल आखिर हैं कौन? महाराष्ट्र के बीड़ में जन्मे मनोज जरांगे पाटिल होटल में वेटर का काम करते थे। 40 साल के मनोज जरांगे 2014 से मराठा रिजर्वेशन के लिए आंदोलन कर रहे हैं। मराठा समुदाय के सशक्तिकरण के लिए मनोज जरांगे ने शिवबाग संगठन भी बनाया था। मनोज जरांगे ने महाराष्ट्र सरकार का पूरा सिस्टम हिला दिया। जरांगे और लाखों आंदोलनकारियों को रोकने के लिए मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर भारी पुलिस बल मुस्तैद है। जरांगे का दावा है 2.5 करोड़ मराठा अपनी ताकत दिखाने के लिए मुंबई के आजाद मैदान में जुटेंगे। यहाँ पर आएंगे आपके पास मिलने, बात करने आपसे सरकार की ओर से? दिल्लीचा नव्हता आला, शिष्टमंडळ संभाजीनगरचा होता और वो बोल रहे हमको मांगने के बारे में। ते नहीं ना, ते नहीं जमा नहीं हमारा उसका, तो उनके वो मंत्री आने वाले। नवी मुंबई की सड़कों पर मराठा समुदाय की आंधी देख शिंदे सरकार बैकफुट पर है। आंदोलन खत्म करने की अपील की जा रही है। सरकार की ओर से अभी भी मनोज जरांगे से बात करने के लिए आने वाले हैं। इस पर क्या निर्णय होगा, क्या फैसला होगा, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। मगर अभी बड़ी तादाद में मनोज जरांगे पाटिल के साथ मराठा समाज को आरक्षण रिजर्वेशन मिले, इसको लेकर ये रैली अब मुंबई की ओर बढ़ रही है। शिंदे सरकार ने आंदोलन रुकवाने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख भी किया, लेकिन कोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने साफ कहा, राज्य सरकार सुनिश्चित करे सड़कों पर ट्रैफिक नहीं रुकना चाहिए। सुझाव नहीं थे, कोर्ट ने एक निर्णय दिया था, उसके माहिती के लिए तो आई थी और उन्हें उस पर सही करने के बोले थे। कोर्ट का तो मैं मान रखता हूँ, करे सही उसमें। सड़कों पर लाखों लोग हैं, भूख हड़ताल की तैयारी हो रही है। इतना सब कुछ होने के बावजूद शिंदे सरकार मनोज जरांगे की मांग को नजरअंदाज नहीं कर पा रही है। आखिर इसकी वजह क्या है? प्रदर्शनकारियों का कहना है मराठा उच्च जाति के नहीं बल्कि मूल रूप से कुणबी यानी कृषि समुदाय से जुड़े थे। कुणबी समुदाय को महाराष्ट्र में ओबीसी का दर्जा मिला हुआ है, इसीलिए मराठा समुदाय को भी ओबीसी में शामिल किया जाए। मराठा समुदाय की कुल आबादी में से 90% भूमिहीन किसान हैं। सबसे बड़ी बात यह भी है कि महाराष्ट्र में जितने किसान खुदकुशी करते हैं उनमें से 90% मराठा समुदाय के ही होते हैं। इससे पहले भी अक्टूबर 2023 में मनोज जरांगे ने जालना में भूख हड़ताल की थी। मांग वही थी, मराठा समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिया जाए। भूख हड़ताल के महज 9 दिनों के अंदर 29 लोगों ने आत्महत्या कर ली। महाराष्ट्र सरकार पहले भी मराठा आंदोलन को आरक्षण देने का वादा कर चुकी है। जरांगे ने शिंदे सरकार को 2 जनवरी 2024 तक का समय दिया था। वादा पूरा नहीं हुआ तो मनोज जरांगे ने फिर से हुंकार भरी है। राज्य में मराठा आरक्षण की मांग 1 दशक से हो रही है। साल 2018 में राज्य सरकार ने कानून बनाकर नौकरी और एजुकेशन में मराठा समाज को 16% आरक्षण दिया था। जून 2019 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने इसे कम करते हुए एजुकेशन में 12% कर दिया और नौकरियों में 13%। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा, अपवाद के तौर पर राज्य में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित 50% आरक्षण की सीमा पार नहीं की जा सकती। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। इंदिरा साहनी केस और मंडल कमीशन केस का हवाला देते हुए 3 जजों की बेंच ने इस पर रोक लगा दी। पंजाब की बठिंडा पुलिस इन दिनों अजीबोगरीब केस में उलझी हुई है। 2 पक्षों की लड़ाई में पुलिस ने एक मुर्गे को केस प्रॉपर्टी बनाया है और उसे बतौर गवाह कोर्ट में पेश करेगी। मुर्गे को पुलिस वाले खिला पिला रहे हैं, उसकी खूब सेवा कर रहे हैं, इसीलिए कि उनको भरोसा है कि कोर्ट में मुर्गा सच ही बताएगा।
वाह रे मुर्गे, क्या मुकद्दर पाया है, खाकी के हाथों सेवा कराने का दिन आया है। कुर्सी पर पंजाब पुलिस का हट्टा कट्टा जवान बैठा है, सामने मुर्गा है। जवान दिल खोलकर मुर्गे पर दुलार लुटा रहा है। मुर्गे का पेट भरा है, फिर भी बुला बुला कर मुर्गे को दाने खिला रहा है, पानी पिला रहा है, पुलिस की बोली सिखा रहा है। मुर्गा भी ट्रेंड हो रहा है। बठिंडा पुलिस का जवान जैसे ही बुला रहा है, मुर्गा भागा भागा आ रहा है। मुफ्त में तो खाकी किसी की खातिरदारी नहीं करती। बठिंडा में माजरा क्या है, ये मुर्गा क्यों पुलिस के लिए खास है, इससे बठिंडा पुलिस को क्या आस है, क्यों मुर्गे की खातिरदारी में जवान तैनात है। ਕੁੱਕੜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਮੁਰਗੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਮੁਕੱਦਮਾ 3 ਬੰਦੇ ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਜਾਨਵਰ ਤੱਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਨੇ ਕਿਉਂ ਟਿਕਟ ਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਦੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਤਲਬ ਕਰੂਗੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। मुर्गा कब्जे में है, एक आरोपी भी गिरफ्तार हो गया है, 2 फरार हैं। पंजाब पुलिस इस केस को कैसे कोर्ट तक पहुंचाएगी, हम आपको अपडेट भी देंगे। पब्लिक इंटरेस्ट में अब वक्त आपके कमेंट्स का है। क्या कुछ लिखा है कल की खबरों पर देख लेते हैं। इंदर त्रिवेदी जी क्या कहते हैं, जो आ रहा है दर्शन करने वो अपनी खुशी से आ रहा है, थोड़ी देर तो लगती ही है। ये जो भीड़ मची हुई है अयोध्या में उसको लेकर लिख रहे हैं, वाकई इंतजार करना चाहिए। ये क्या लिख रहे हैं आगे, नटवर झा जी लिखते हैं, यदि जातिगत आरक्षण नहीं हटेगा तो ये सब एजेंडा नहीं चलेगा। कर्पूरी ठाकुर को जो सम्मान दी गया उस पर लिख रहे हैं। तो इसी तरह से आप कमेंट्स भेजते रहिए। और वक्त मेरे जाने का हो गया है। कल रात 9 बजे आपसे फिर पब्लिक इंटरेस्ट में मुलाकात होगी, लेकिन खबरों का सिलसिला एबीपी न्यूज़ पर जारी है। मुझे दीजिए इजाज़त, शुभ रात्रि।